गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम दूसरी इकाई का जो दूसरा लेसन है जंगल, जो कि एक पूरक पठन है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पाठ की जो लेखिका है या रचनाकार है चित्रा मुदगल, उनका हम परिचय देखते हैं। चित्रा मुदगल जी, उनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में ये जो लेखिका है उन्होंने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक उनके प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज उसे प्रिय होता है, उसी प्रकार ये जो मासूम जो प्राणी है, पक्षी है, उन्हें भी अपने साथियों के साथ रहने का अधिकार है। और ये सब मुमकिन जंगल में ही होता है। यानी पशु और प्राणियों का जो घर है वही जंगल है। जैसे हम परिवार में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि सभी के साथ मिलजुल कर रहना उन्हें अच्छा लगता है, उसी तरह जंगल में जो रहने वाले पशु पक्षी है उन्हें भी एक साथ रहने का उनका अधिकार है। तो इस तरह सबसे पहले ये जो लेखिका है उनका ये जो जंगल, ये जो लेसन है, तो इसमें भी उन्होंने एक प्राणी की कथा के द्वारा उन्होंने मनुष्य को ये समझाने की कोशिश की है कि प्राणियों को अपने ही समाज में उसे रहने का अधिकार है, ना कि मनुष्य के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम उनका परिचय देखते हैं कि चित्रा मुदगल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां है एक जमीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख, यह लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि ये कहानी संग्रह, जीवक मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि उनकी बाल कथा संग्रह। सबसे पहले आप उनका जो गद्य संबंधी परिचय हम देखते हैं कि ये जो कहानी आपको यहाँ पर दी गई है ये संवादात्मक कहानी है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी होती है। तो यानी संवादात्मक कहानी में कुछ पात्र होते हैं और उनके बीच संवाद के रूप में उन्होंने लिखी हुई ये कहानी यहाँ पर दी है। तो प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को उन्होंने दर्शाया है। देखो जंगल, इस पाठ में हमारी जो लेखिका है चित्रा मुदगल जी, उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस तरह हम सभी मिलजुल कर सामना करते हैं, तो इसी तरह ये सभी पशु पक्षी जो होते हैं उनका जंगल ये एक तरह का घर ही होता है। और ये सभी मिलजुल कर अपने साथ हुए संघर्षों का वह सामना करते हैं। तो इसी तरह देखो मनुष्य और जंगल, इसका नाता भी आदिकाल से ही रहा है। वृक्ष जो कि हमारे प्राण है, वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं और इसी तरह जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। वृक्ष हमारे लिए लाभप्रद है। हम जो विषैली वायु हम बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करती है और हमें जीवन भी देती है। तो इसी तरह देखो अनेक लोग जो होते हैं वह पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी देते हैं, न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगलों जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने
पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए ही बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती हैं। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है, ना कि उन्हें तो पेड़ पर स्वतंत्रता से रहना ही वह पसंद करते हैं। कहाँ तो वृक्षों की ऊंची फुंदियों पर वह मस्ती, और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। तो इसी तरह हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जंगल इस पाठ में जो इस लेखिका ने जंगल के बारे में या प्राणियों के बारे में, सहानुभूति के बारे में, उनकी ये जो संवादात्मक कहानी है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला परिच्छेद है इसका पठन करते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया। आंटी, अम्मा से बात हो जाए तो? अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ। तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? अब देखो कि ये जो कहानी संवादात्मक कहानी है, तो इसमें अनेक से पात्र है। तो इसमें ही कुछ पात्रों का संवाद पहले परिच्छेद में यहाँ पर दिखाया है कि रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था मांडवी दीदी, यानी ये जो अनिमा जोशी है वह कक्षा ले रही थी, यानी उसके क्लास चल रहा था बच्चों का। तभी फोन बजा और फोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का, यानी उन्हें फोन आया था तविशा का। और वह अनिमा जोशी जो है उसे फोन पर कुछ कहना चाहती है, लेकिन बीच में ही अम्मा फोन उठाती है और वह तविशा से बात करती है कि आखिर क्या काम है। तो वह अनिमा जोशी को फोन देने के लिए या उनसे बात करने के लिए कहती है। वह अम्मा से बात नहीं करना चाहती। तो फिर अम्मा उसे पूछती है कि सभी कुशल मंगल तो है। और ऐसे ही उसने तविशा को बताया कि मैंने अगर अनिमा क्लास ले रही है तो अनिमा को अगर मैंने फोन के बारे में बताया तो अनुशासन भंग होगा, और इसी तरह जो बात है वो मुझे बताओ। ऐसे कौन कह रहे हैं? तो अम्मा या आंटी, कि अम्मा से बात करवा दे। तो इसी तरह वह जो अम्मा नहीं तो आंटी ने फोन उठाया है और वह अम्मा से बात करवा दे, ऐसा वह कह रही है। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रासा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू उनमें से सोनू नहीं रहा। देखो कि वह कहती है कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तविशा का स्वर भर आया, यानी देखो कि वह आंटी से बात कर रही है और वह अम्मा से बात करना चाहती है। तो इसी तरह वह अम्मा से कौन बात करना चाहती है? तो तविशा करना चाहती है। तो वह आंटी को अपनी बात जो है वह बता देती है, और बताते बताते उसका स्वर भर्रासा आता है, उसे रोना आता है। और वह बात ऐसी है कि घर में उनके 2 खरगोश के बच्चे थे। उन दोनों बच्चों का नाम एक था सोनू और दूसरा मोनू। तो इसमें उन्होंने कहा कि सोनू नहीं रहा। 10:30 के करीब काम वाली कमला
घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहाराते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। अब देखो वह फोन पर ही जो बात है उस बात को वह आंटी को बता रही है कि कैसे सोनू उन्हें कहाँ पर मिला और सबसे पहले सोनू नहीं रहा यह खबर किसने दी। तो वह बता रही है कि सुबह 10:30 के करीब काम वाली उनके घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते, बुहारना यानी झाड़ू लगाना, बुहारना यानी झाड़ू लगाना, तो उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को बहुत हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, बुदबुदाई यानी वह अपने ही अस्पष्ट भाषा में वह खुद से वह क्या करने लगी, बोलने लगी, या धीमे से वह अपने ही स्वर में बोलने लगी, जैसे हम बड़बड़ करना ऐसा भी कहते हैं। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान, उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत वह यानी एकदम वह शांत वह पड़ा हुआ था। उसने गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोमल सी झूल गई। टूटी कोमपल, कोमपल यानी जैसे पेड़ पर नए कोमल पत्ती आती है, तो उसी तरह वह कहती है कि उसके शरीर को या फिर उसे उठाया तो उसकी भी रेशम जैसे उसके जो छोटे बाल थे वह भी रेशम जैसे हाथों में उसके एक कोमपल की जैसे लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। तो इसी तरह देखो कि इस परिच्छेद में आपने देखा कि सबसे पहले जो खरगोश के 2 छोटे बच्चे थे तविशा के घर में, तो उसने अपने छोटे बच्चे के लिए वह खरगोश के बच्चे पाले थे। उनका नाम भी उसने सोनू और मोनू रखा था। तो उसमें से सोनू नाम का जो खरगोश है वह उनके कमरे में वह एक सोफे के नीचे वह पड़ा हुआ या मरा हुआ उन्हें वहां पर दिखाई दिया, और इसीलिए वह अपनी अम्मा को वह क्या करती है, फोन करके यह बात बताना चाहती है। तो आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, यानी उसने फोन किस लिए किया था, तो वह आंटी को फोन पर कुछ मैसेज देना चाहती है। तविशा कि मेरे घर में खरगोश का बच्चा मरा है और जो कि उसका जो छोटा बच्चा है वह जी जान से उस बच्चे खरगोश के बच्चे को वह चाहता था, और अगर उसे यह बात मालूम हुई तो वह बहुत रोएगा, और इसी कारण उसे संभलने के लिए वह अपने अम्मा को घर भेजने जल्दी से जल्दी अपने घर वह बुलाना चाहती है, इसी कारण उसने फोन किया था। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष भी घर आ जाएगा। उसने कहा कि 1 घंटे में पीयूष घर आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। अभी भी वह शांत पड़ा हुआ था, उसकी कोई भी हलचल उन्हें दिखाई नहीं दी। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक और उसे गौर से वह ताकने लगता। देखो कि सोफे के बीच के खाली पड़े जो फर्श है वहां पर सोनू शांत पड़ा हुआ था, और पीयूष जो है वह उसके ही निकट वह एकदम शांत बैठा हुआ था कि उसकी ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सोनू को क्या हुआ, वह जिंदा है या मरा हुआ है, ये उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था। वह क्या करता कि मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, यानी वह सोनू शांत पड़ा है तो मोनू जो दूसरा खरगोश है वह इधर उधर क्या करता है, उसके आगे पीछे वह देखता है कि उसे भी
लगता है कि सोनू ऐसे शांत क्यों बैठा है, क्योंकि दोनों खरगोश एक साथ सुबह होते ही एक दूसरे के साथ जैसे दो भाई की तरह वह क्या करते थे, एक दूसरे के साथ वह खेलते थे। लेकिन आखिर सोनू को शांत पड़ा देखकर उसके पास ये मोनू नाम का जो खरगोश है वह भी, तो या खरगोश का बच्चा है वह बैठा है। कभी ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया है? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया। अब देखो कि पीयूष एकदम छोटा बच्चा है, और मृत्यु या फिर मृत्यु क्या होती है या किस तरह होती है, तो वो ये तो बात उसे अभी तक मालूम नहीं कि सोनू क्यों चुप बैठा है। यह प्रश्न वह क्या करता है, अपनी माँ से पूछता है। तब उसके प्रश्न पर, उसके सवालों पर सवाल चलते हैं। तो आखिर जो लेखिका है वह भी कहती है कि वह मर गया। तो फिर वह क्या करता है, अपनी जो दादी है तो दादी से कहता है, मम्मी की इस बात पर उसे बहुत बुरा लगता है और वह कहता है कि मम्मी अच्छी नहीं है। वह कहती है सोनू मर गया। और उसे ये भी बात मालूम होती है कि जब लेखिका कहती है कि जब मैं बाहर से अगर कहीं से जाकर घर आती हूँ और अगर दरवाजे की घंटी बजाती हो तो सबसे पहले ये तीनों भी दरवाजा खोलने के लिए आते हैं। पीयूष यानी उसका बेटा दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके साथ ये दोनों खरगोश के बच्चे भी दरवाजे में मेरा स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। तो इस बात को वह मन ही मन वह सोचकर थोड़ी सी वह दुखी भी होती है। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि, बिटर यानी क्या, कि वह एक टक अपनी नजरें वह जमीन में ऐसे गड़ाई या नीचे नजरें करके वह बैठा है, आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो, लेकिन शैलेश ने कहा था, ऐसा करे, अम्मा घर पहुंच ही रही है आप तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। देखो कि पीयूष घर आया। सोनू को शांत देखकर वह अपनी माँ से कुछ प्रश्न पूछता है। उसके वह प्रश्न पर उत्तर देती है कि सोनू कोई हलचल नहीं कर रहा है, यानी सोनू मर गया है। और इसी तरह उसका जो साथी है मोनू, ये भी खरगोश का बच्चा, तो उसकी भी आंखें भर आती है और वह भी शांत एक कोने में वह इस दुख को, यानी जानवर भी एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। ये दृश्य देखकर उन्हें लगा। वह हिचकियां भर रहा था और तभी ये जो पीयूष है उसके पापा का दफ्तर या कार्यालय से फोन आया कि अगर मर गया है तो चौकीदार से कहकर क्या करे, तो उसे उठाकर अपार्टमेंट से नाले में फेंकवा दे। उन्होंने शैलेश को स्पष्ट कह दिया था कि छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके
घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंचा होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता था। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभलना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ शैलेश ने कहा था। देखो कि वह कहता है कि छुट्टी लेकर वह घर जल्दी से आएगा, लेकिन उनके घर आने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। तो इस तरह उन्होंने कहा कि अगर सोनू को फिकवा देने की या नाले में फेंक देने की बात अगर पीयूष को पता चली तो वह उसे फेंकने नहीं देगा। तो इसी तरह वह कहता है कि सोनू का ये जो या फिर सोनू उसकी मृत्यु होने पर पीयूष जो उसे बहुत प्यार करता था, तो उन्होंने कहा कि नाले से फेंकने की बजाय उनकी यह इच्छा है कि सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। और आखिर शैलेश ने कहा कि नाले में फेंकने से बेहतर हम क्या करें, उस पर अंतिम संस्कार करें, ऐसा शैलेश ने कहा। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया, किसने किया दादी? अब देखो कि उन्होंने पीयूष को समझा दिया कि सोनू को हम जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं, क्योंकि नन्हे बच्चे भी देखो, सोनू भी नन्हा है, और अगर छोटा बच्चा भी अगर उसकी मृत्यु होती है तो जमीन में उसे गाड़ दिया जाता है। तो इसी तरह वह पीयूष को समझाते हैं कि वो हम सोनू को फेंकेंगे या कहीं पर छोड़ नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, उसे जमीन में गाड़ देंगे। ये भी वह एक तरह का अंतिम संस्कार भी होगा। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? तो वह दादी से कहता है कि दादी, आखिर ये दुखी क्यों था और किस कारण उसकी मृत्यु हुई? फिर दादी उसे उत्तर देती है कि उसे अपनी माँ बाप से अलग जो कर दिया। जंगल में वह रहता था, वह खुशी से अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन तुम लोगों ने सोनू और मोनू, ये दो खरगोश के बच्चे आप अपने घर में तुम उठा लाए, लेकिन इस हमारे इस वातावरण में वह अपने आप को वह खुशी से वह रहना उसने अच्छा नहीं समझा, और इसी कारण वह माँ बाप से अलग होने के कारण उसने अपनी प्राण ही छोड़ दिए या प्राण को उसने त्याग दिया। ऐसा दादी पीयूष को समझाती है। यानी देखो, इस वीडियो में हमने सबसे पहले जो दो परिच्छेद है, आगे के दो परिच्छेद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो पहले वीडियो में हमने इस दो परिच्छेदों में जो संवाद है, दादी है या पीयूष है, तविशा है, मांडवी दीदी है, इनके यह जो पात्र है, इन पात्रों के संवाद के द्वारा उन्होंने लेखिका ने इस कहानी को दर्शाया है। और इसमें सबसे पहले उन्होंने खरगोश के बारे में ये जो कथा है, उन्होंने किसी एक प्राणी को हमारे सामने रखकर ये कथा या कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है। और वह भी लेखिका का इस कहानी का जो उद्देश्य है कि पशु या प्राणियों का घर जो है वह है जंगल, तो उन्हें अपने जंगल में ही अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, तो अपनी खुशी के लिए उन्हें अपने घर में पालना ये उचित नहीं है। आगे के दो परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे।